नमस्कार मित्रों, आज हमारे आग्रह पर संवाद के लिए उपस्थित हुई हैं सत्यवती कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर निर्मल जिंदल। तो आप सबकी सहायता से मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर साहब का। डॉक्टर निर्मल जिंदल, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार मित्रों। यूं तो विविध शैक्षिक व सामाजिक गतिविधियों तथा लेखन के लिए डॉक्टर जिंदल पिछले 4 दशकों से अपने पाठकों, छात्रों, सहकर्मियों और विभिन्न संस्थाओं की प्रिय रही हैं और निश्चित तौर पर लोकप्रिय भी। फिर भी संवाद आरंभ करने से पहले उनके बारे में कुछ बातें बताती चलूं। आपने हिंदू कॉलेज से पढ़ाई की। 1984-85 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए से फुल ब्राइट प्री डॉक्टरल फेलोशिप पाई। उपसला यूनिवर्सिटी स्वीडन से 1991 में आपने एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज में डिप्लोमा किया। वर्ष 2017 में दिल्ली सरकार के उच्च शिक्षा महानिदेशालय के द्वारा आपको कॉलेज लेक्चरर अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। सत्यवती कॉलेज में प्राध्यापन के अतिरिक्त आप राजनीति शास्त्र की विजिटिंग फैकल्टी के रूप में न केवल विश्वविद्यालय बल्कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी एकेडमी, सेंट्रल पुलिस फोर्स एकेडमी में भी शिक्षण का योगदान दे चुकी हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों एवं पुस्तकों में 25 से अधिक शोधालेख प्रकाशित हैं। आपने देश विदेश की कई यात्राएं की और 70 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में अपना प्रपत्र भी प्रस्तुत किया। इनमें इंटरनेशनल स्टडीज एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस पोर्टलैंड यूएसए तथा फोरम ऑफ फेडरेशन कॉन्फ्रेंस यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट गैलन स्विट्जरलैंड भी शामिल हैं। आपकी कई मौलिक एवं संपादित पुस्तकें हैं जिन पर आगे बात होगी। तो एक बार फिर डॉक्टर निर्मल जिंदल का स्वागत करते हुए मैं संवाद आरंभ करती हूँ। पुनः स्वागत मैम। मैम, आपके बारे में जब मैंने जाना तो मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही गई, तो कुछ एक जिज्ञासाओं को लेकर मैं हाजिर हुई हूँ। सत्यवती कॉलेज को लंबे समय से शैक्षिक एवं अन्य विकास में आपका योगदान मिलता रहा है। पिछले कुछ महीनों से आपने प्राचार्य पद का भार भी संभाला है। मैंने पाया है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत सबसे अधिक दिव्यांग बच्चे सत्यवती कॉलेज में हैं और जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि प्रति वर्ष ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। मैंने कुछ बच्चों से बात की, वे बच्चे इतने खुश और इतने सहज महसूस करते हैं। उन सब का मुझे एक ही जवाब मिला कि यहाँ हमारे लिए सुविधाएं बहुत हैं, हमें सहयोग बहुत मिलता है। यह मैम गर्व की बात है कि किसी कॉलेज ने ऐसे बच्चों को इतना संभाल कर रखा है। तो कॉलेज ने उन्हें क्या क्या सुविधाएं और अतिरिक्त सहयोग प्रदान किए हैं, इस पर मैं आपसे विस्तार में जानना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे बुलाया और मुझे कुछ बातचीत करने का मौका दिया। सबसे पहले तो जो सत्यवती कॉलेज है, जैसे मैं 40 साल से इस कॉलेज से जुड़ी हुई हूँ। मैंने 1981 में इसको ज्वाइन किया था और देखा कि हमारा शुरू से दृष्टिकोण ये था कि सोशल इक्वालिटी, कि जी समाज में जो शिक्षा है वही जी एक सामाजिक स्तर पर अगर विकास ला सकती है। जी तो बिल्कुल। इसी को मद्देनजर रखते हुए शुरू से ही हमारा रुझान रहा कि हम जो जितने भी फिजिकली डिसेबल्ड हैं, आप देखते हैं 2011 में हमने इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल भी बनाया। जी और पर हम शुरू से ही हमने जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, जैसे जैसे फैसिलिटीज आई, वैसे वैसे हमने बच्चों को फैसिलिटीज देनी शुरू की। आप देखते हैं कि सबसे पहले तो 5% अगर फिजिकली डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर एडमिशन देना चाहता है तो सत्यवती एक अट्रैक्शन पॉइंट है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो खास बात रही होगी कि इतना बिल्कुल अट्रैक्शन। बिल्कुल।
और ह्यूमन टच, क्योंकि ये बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत ही पढ़ाई में बहुत सीरियस होते हैं जी। और इनमें बहुत चैलेंजेस भी फेस करते हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि इनके इन चैलेंजेस को हम एड्रेस करें और उनको ज्यादा से ज्यादा घर की तरह उनको वातावरण दिया जाए। तो उनको पढ़ाई लिखाई में कैसे सुविधाएं दे सकते हैं, जैसे हम उनको लैपटॉप, हम अभी ट्राई टू प्रोवाइड लैपटॉप्स देते हैं, ऑडियो वीडियो के, अगर आपको ऑडियो रिकॉर्डर है, क्लास में लेक्चर सुनने के लिए आते हैं बेचारे, तो उनको अगर एकदम से नोट्स नहीं ले सकते हैं, उनके पास राइटर नहीं है, कुछ नहीं है, तो उससे वो लेक्चर रिकॉर्ड कर लेते हैं, जी। फिर कभी भी सुन सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी फैसिलिटी है। फिर जैसे राइटर्स उनको चाहिए होते एग्जाम्स में या किसी भी वक्त इंटरनल असेसमेंट के टाइम या कुछ, तो हमने एनएसएस के बच्चों से भी हम टाई अप करके रखते हैं कि जब भी इनको बच्चों को जरूरत हो तो वहां से मिलना चाहिए इनको। बहुत आप बढ़िया। देखेंगे फी भी बहुत कम रखी जाती है, कि जी। आप देखें कि एक आज के जमाने में इस बच्चे को इतना कम फीस देना जो है, ये बहुत बड़ी बात है। जी। और इस दौरान हमने कुछ लेडीज, हम पहले ज्यादा मेल स्टूडेंट्स ज्यादा आते थे, तो अभी हम फीमेल्स को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है कि 2016 में मेरी मदर की डेथ हुई थी, तो मैं अपनी मदर के नाम से गर्ल्स के लिए स्कॉलरशिप शुरू करना चाहती थी, जो जो विजुअली चैलेंज गर्ल्स हैं उनके लिए। मैंने कहा कि कुछ, तो हमारे प्रोफेसर राठौर थे उसके कन्वीनर, वो खुद भी वो थे, विजुअली चैलेंज थे। तो उन्होंने कहा कि निर्मल, इनको ना ट्रांसपोर्टेशन दे दो। तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा कि मैं तो स्कॉलरशिप देना चाहती हूँ, जो लड़की सबसे टॉप करेगी तो उसी को मैं स्कॉलरशिप मैं अपनी मदर के नाम से शुरू करना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं कि अगर तो स्कॉलरशिप दोगी तो एक ही बच्चे को फायदा होगा, अगर आप कन्वेंस देंगी तो काफी सारी लड़कियों को हम कॉलेज जा सकते हैं, तो वो उसमें सशक्तिकरण में सहायता होगा। बिकॉज इफ दे गेट एजुकेटेड, दे गेट एम्प्लॉयड, दे विल बी सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट। तो जी। उनको स्वावलंबी बनाना बहुत जरूरी है। तो हम देखते हैं कि इतना प्यार देते हैं सभी प्रोफेसर। और इस दौरान हम आपको एक और एग्जांपल देना चाहती हूँ कि हमने रैंप्स बनवा रहे हैं कॉलेज में, टेक्टाइल्स, अभी हमने पूरा फ्लोरिंग चेंज करवाया है, क्योंकि इन बच्चों को बड़ी मुश्किल होती थी कि कहाँ पे मुड़ना है, कौन सा ऑफिस कहाँ पर है या कैसे है। अभी और भी हमारे प्लान्स हैं इनके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए धीरे धीरे। तो जो प्यार है जो इनको, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, कहीं पर भी उनको कुछ प्रॉब्लम होती है तो स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली ट्राई टू हेल्प देम, प्रोफेसर्स आल्सो ट्राई टू हेल्प देम। अभी लिफ्ट भी लगाई है इन बच्चों के लिए, पहले इनको सीढ़ियों में बहुत दिक्कत होती थी। तो हमारा जो कॉलेज है ये इन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इनको प्यार और उनको जो स्नेह मिलता है कॉलेज में सभी से किसी भी वक्त, वो सबसे बड़ी बात है। तो मेरे को लगता है सभी बच्चे यहाँ पर आके बहुत खुश रहते हैं। फिर माउथ जी। ऑफ वर्ड से जब ये बाहर जाके बताते हैं अपने हॉस्टल्स में या जहाँ पर भी ये रहते हैं, बताते हैं कि सत्यवती कॉलेज बहुत अच्छा है, यहाँ पे जो प्रोफेसर हैं बहुत स्नेह करते हैं, बहुत फैसिलिटीज है। तो इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि दिनों दिन जो इस तरीके के बच्चे हैं उनका नंबर बढ़ता चला जा रहा है। और सत्यवती जो है एक बहुत ही अट्रैक्टिव पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स के लिए। आप आप या आप सभी प्रोफेसर से इसके लिए बधाई और साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि आपके यहाँ के बच्चों को इंटरनेशनली लेवल पे मैंने देखा है गाते हुए। और एक बच्ची क्रिकेट भी खेलती है, तो उन्होंने बताया कि हमारे प्रोफेसर्स हमें सहयोग करते हैं और हमारे जो आपने बिल्कुल सहपाठी ठीक हैं। कहा। जी। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहा। हमारे स्टूडेंट्स जेएनयू में पीएचडी कर रहे हैं, डिबेटर्स है, नेशनल लेवल के डिबेटर्स, जी। इंटर इंटर कॉलेज डिबेटर्स, और कितने बच्चे बैंकर्स हो गए हैं। तो ये जो यहाँ पर पढ़ के और इंडिपेंडेंट हो जाते हैं फाइनेंशियली, दे बिकम सेल्फ रिलायंट। तो ये हमारा बहुत, मेरे को लगता है कि हम यही योगदान दे सकते थे अगर किसी को पढ़ा लिखा के किसी लायक बना सके हैं। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा, क्योंकि समाज को उठाना, शिक्षा सिर्फ बुकिश लैंग्वेज देना या कंपटीशन में बिठाना या बड़ी जॉब के लिए नहीं, पूरे समाज को उठाना जो है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। आपका तो एक बड़ा योगदान मैंने हाल में ही सुना और फेसबुक पर भी देखा। गांधीयन स्टडीज को बढ़ावा देने के लिए आपको सम्मानित किया गया। जहाँ तक मैं हाँ, मानती हूँ, वर्तमान में गांधी के विचारों से युवा पीढ़ी को जोड़ने का उसकी जरूरत तो है ही। आपने छात्रों का रुझान इस ओर कैसे बनाया? गांधी को कोर्स में पढ़ने की जरूरत वो समझें, इस ओर आपके योगदान को मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण योगदान है।
हाँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, मेरा स्पेशलाइजेशन इंटरनेशनल रिलेशन रहा और मैंने स्कूल में ही थोड़ा गांधी जी के बारे में पढ़ा था या किसी कोर्स में गांधी एज अ फ्रीडम फाइटर पढ़ा था। 2005 में मैं अमेरिका गई हुई थी। जब मैं वापस आई अगस्त में सेशन शुरू हो चुका था और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक कोर्स शुरू किया रीडिंग गांधी, और उस पेपर को पढ़ाने वाला कोई नहीं था क्योंकि मैं लेट थी, तो मुझे वही पेपर दे दिया गया। अब उस क्लास में 150 बच्चा, क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स था, कॉन्करेंट कोर्स था, इंग्लिश के, इकोनॉमिक्स के, मैथ्स के सारे बच्चे उसमें होते थे। तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, कुछ तो मैं भी अभी अपने आप को समझा रही थी गांधी है क्या, और फिर बच्चों को पढ़ाना, मैंने देखा चिल्ड्रन वर वेरी डिसइंटरेस्टेड। स्टूडेंट्स दे वर थिंकिंग ही वाज ऑर्थोडॉक्स, ही वाज बैकवर्ड, एंड व्हाई वी आर स्टडीइंग हिम, नॉन वायलेंस से कोई आजादी मिलती है, यू नो दिस काइंड ऑफ। और फिर वो बायकॉट, स्वदेशियों से ट्रेडर्स का ये हालत हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर की मुझे पोएम सुनाए। तो मेरे को लगा कि अब मैं इनको कैसे, फिर मैंने अपनी मेथोडोलॉजी चेंज की। मैंने कहा कैसे इनको इंटरेस्टेड किया, जी इंटरेस्टेड कोर्स को इंटरेस्टिंग बनाया जाए ताकि स्टूडेंट्स शुड गेट इंटरेस्टेड इन द प्रोग्राम। फिर मैंने इसको थोड़ा अपना मेथोडोलॉजी, जैसे मैंने कहा व्हाट इज एक्सपेरिमेंटेशन विद ट्रूथ, कि आप वो समझते थे कि जो जो गांधी जी करते थे पहले उसको टेस्ट करते थे कि क्या चीज है, और उसके बाद ही उसको अपनाते थे। ये नहीं किसी ने कह दिया। हम ये तो सुनते हैं टॉलस्टॉय, रस्किन, इनसे नॉन वायलेंस, पर उनका अपना भी एक्सपेरिमेंटेशन था। तो मैंने छोटे छोटे स्टोरीज खुद भी मैंने एक्सप्लोर किया, फिर उनको सुनानी शुरू की। जैसे मेरे को याद है, बच्चे बहुत, स्टूडेंट्स बड़े खुश होते थे जब मैं उनको वो सुनाती थी। साउथ अफ्रीका में गांधी जी जी ने कि जैसे उनको नॉन वेज फूड लेने से इनकार किया किचन में, तो उन्होंने कहा कि नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं, तो वो ही वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक। फिर उन्होंने थोड़े दिन के बाद उन्होंने आके कहा चलो वेजिटेरियन फूड ले लीजिए, तो उन्होंने फिर भी उसको लेने से इनकार किया। उन्होंने कहा मैं ये खाना नहीं खा सकता हूँ। फिर उन्होंने पूछा जेलर ने कि अब क्या प्रॉब्लम हुई, कहते हैं इट इज कुक्ड इन द सेम फूड वेयर नॉन वेज फूड इज कुक्ड, कि आप तो मेरे लिए सेपरेट किचन में खाना, वो कहते हैं ऐसा थोड़ी होता है। फिर वो चले गए। तो अब फिर फाइनली जेलर ने आके उनके लिए एक सेपरेट किचन बनाई, वेजिटेरियन फूड जहाँ पे कुक किया जाए और गांधी जी को प्रोवाइड किया जाए। आप ये देखिए कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। फास्टिंग तो उनकी फैमिली से ही था। फिर जैसे जेलर ने कहा कि इंडिया चले जाओ, वो कहते मैं इस फटे हाल में ऐसे कपड़ों में, ऐसे मेरे पास तो पैसे भी नहीं है सब खरीदने के लिए, मैं कैसे चला जाऊं इंडिया। तो जेलर ने उनको पैसे दिए। तो ही लर्न हाउ टू बार्गेन विद सच जाइगेंटिक पावर, इतनी बड़ी फोर्स के साथ बार्गेन करना नॉन वायलेंट वे में, कि ये बहुत बड़ी ताकत है कि कैसे उन्होंने नॉन वायलेंस को एक हथियार की तरह यूज किया। तो एक छोटे छोटे स्टोरीज, फिर जैसे मूवी दिखाने, गांधी पर मूवी आई थी, उसमें कितना इम्पैक्ट होता है उस मूवी का, बिल्कुल बिल्कुल यू नो, उनको वो दिखाना। फिर एक ना गांधी स्टडी सर्कल, जैसे आपने अवार्ड की बात की, तो जी गांधी स्टडी सर्कल ने डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में ये प्रोग्राम्स कराने के लिए फंडिंग भी देते हैं और वो भी करते हैं। तो हमने उसमें सेमिनार्स कराने शुरू किए। उसमें हम सभी डिपार्टमेंट्स के प्रोफेसर्स को भी इनवाइट करते हैं कि प्रेजेंटेशंस दीजिए, ताकि वो भी पढ़ें कि गांधी जी क्या है। फिर सभी स्टूडेंट्स को भी बुलाते हैं। तो इस तरीके से जो गांधी है, इट इज, फिर बाहर से लोगों को बुलाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं। तो जो गांधी एक है बहुत बड़ा, हमारे कॉलेज में बहुत बड़ा सेल बन गया है और इसमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज होती हैं। और गांधी स्टडी सर्कल, जिसके भारद्वाज जी चेयरमैन और डायरेक्टर हैं, और वो हर होते हैं कि हर साल किस कॉलेज की कितनी एक्टिविटीज हैं। फिर हमारे कॉलेज की हर साल इतनी एक्टिविटीज होती हैं, तो उन्होंने इस बार फिर जैसे अवार्ड के लिए बुलाया, तो एक हमारे कन्वीनर हैं, एक हम हैं, तो इस तरीके से जो प्रमोट करते हैं, जो एक्सीलेंस अवार्ड इसको बोला जाता है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड देते हैं, तो उसके लिए उन्होंने हमको ऑनर किया। तो गांधी जो है हम पढ़ाते हैं थोड़े डिफरेंट स्टाइल में, डिफरेंट मेथोडोलॉजी में और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करके, ताकि लोगों का इंटरेस्ट हो। जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में आजकल हम गांधी को भी वो करते हैं कि यूएनओ अगर डे सेलिब्रेट करता है एनवायरनमेंट के लिए, गांधी जी जो उस टाइम कह गए थे वो कितना इंपॉर्टेंट है। ये टेररिज्म, ग्लोबल टेररिज्म जो बढ़ रहा है, उसके लिए गांधीयन व्यूज कितने इंपॉर्टेंट है। तो गांधी एक फ्रीडम फाइटर की तरह ना देख के उसका आज के संदर्भ में कितना रेलेवेंस है, कितने वो इम्पोर्टेंट है, इनकी यूनिवर्सल रेलेवेंस है, इसको हमें समझना चाहिए। तो नहीं तो पहले हम ये पढ़ते थे कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री जितने भी अफ्रीकन देश थे और दूसरे देश थे, उन्होंने गांधी जी के नॉन वायलेंस को लेकर मास मूवमेंट बनाया, जन आंदोलन बनाया, क्योंकि वायलेंट एक्टिविटीज में तो पूरी जनता जाएगी नहीं, नॉन वायलेंस में जाएगी। तो उन्होंने इस तरीके से, पहले हम सिर्फ इतना पढ़ के रह जाते थे, पर आज हम दिखाते हैं कि आज के संदर्भ में
गांधी जी कितने इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नॉन वायलेंस एक मिथ है। आजकल की जनरेशन को तो जब मैं बच्चों से बात करती थी तो मुझे बड़ा धक्का लगता था कि आइंस्टाइन कह गए थे कि आने वाली जनरेशन में लोग विश्वास नहीं करेंगे, आने वाली जनरेशन विश्वास नहीं करेंगी कि गांधी विद जस्ट सच अ या तो सोल विद फ्लैश एंड ब्लड हैड एवर वॉक्ड ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, कि अपने देश के ही बच्चे ये पूछ रहे हैं कि ऐसा तो होता नहीं है और कि ऐसे कैसे मिल सकता है। तो हमने उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि गांधी ग्लोबली ही इज एक्सेप्टेड, सो एटलीस्ट इन इंडिया आल्सो वी नीड टू रिवाइव द सिग्निफिकेंस ऑफ गांधी। तो इसीलिए हमारी ये कोशिश है कि तो 15 साल से लगभग हम गांधीयन स्टडीज को सत्यवती कॉलेज में एक कोर्स के अलावा एक गांधी as a discipline, Gandhi as a philosophy, Gandhi as lifestyle, इन सभी एरियाज में हम इनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इसका रेलेवेंस समझ सके। बहुत बहुत ही सराहनीय कदम है मैम। और निश्चित तौर पर आपके योगदान के बारे में तो मुझे बच्चों से थोड़ा बहुत मिला था, लेकिन आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और अभी गांधी की हम बात कर रहे हैं, तो गांधी की नई तालीम की छवि मैंने पाई नई शिक्षा नीति में। नई शिक्षा नीति 2021 से लागू भी हो रही है। आप इस शिक्षा नीति को किस तरह देखती हैं? मतलब व्यवहारिक पक्ष देखा जाए तो इसकी सफलता असफलता को लेकर क्या अनुमान है आपका? देखिए, जो अभी तक शिक्षा नीति थी वो ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस वाली नीति थी। जी और बिल्कुल। ये जो अभी शिक्षा नीति आई है, क्योंकि शिक्षा का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है समाज का उत्थान। और हम देखते हैं कि जो आपने मैकॉले के बारे में सुना ही होगा कि उनकी जो पार्लियामेंट्री स्पीच थी कि किस तरीके से हमारी जो एजुकेशन सिस्टम में कितने एथिकल वैल्यूज थे, संस्कृत, हिंदी और ये सब जो हम रिलीजियस वो पढ़ते थे। आजकल बच्चों का रुझान इससे बिल्कुल खत्म हो गया है। बिल्कुल टेक्नोलॉजी या साइंटिफिक या सोशल किसी भी प्रकार की नॉलेज लेंगे, पर इसमें हम अपने जो कल्चर, सभ्यता, संस्कृति और रिलीजन, धर्म वगैरह से बिल्कुल कट गए थे। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये आपको एजुकेशन तो देगी, इसके साथ साथ आपको मॉरल वैल्यूज भी देगी, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस भी देगी। आप पढ़ते हैं ना कि पुराने टाइम में हम देखते हैं मूवीज में कि पुराने टाइम में कृष्ण जी और सुदामा वो लकड़ियां काटने गए थे। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था। वो कैसे हैंड ऑन एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सिर्फ डिग्री ले लेना और उसके बाद कोट टाई लगा के और सिर्फ ऑफिस में बैठ के जॉब लेने की कोशिश करना, ये शिक्षा जो है वो पूरे की तरह, इतने बच्चों के पास डिग्री होती है पर दे आर अनेबल टू गेट अ जॉब। तो ये जो शिक्षा नीति है उसमें स्पोर्ट्स का भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वो कहते हैं कि जो बचपन से लेके 3 से 5 साल का जो बच्चा है वो अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में या अपनी रीजनल लैंग्वेज में, ऐसा इसलिए है कि जो बचपन में जब मानसिक विकास होता है तो बच्चा अपनी भाषा में ज्यादा समझ सकता है, ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकता है। आजकल क्या हो रहा है, उनको मगअप कराया जाता है, उनको रटवाया जाता है। मेरे को याद है बचपन में हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग पोएम गाते थे, रिंगो रिंगो रोजेस पॉकेट फुल, और मैं बहुत इंजॉय करती थी। एक फेवरेट पोएम थी हमारी। और जब मैं स्विट्जरलैंड गई लुजर्न में तो मुझे पता चला वो तो एक एपिडेमिक की पोएम थी कि स्विट्जरलैंड में एक इन्फ्लुएंजा फैला था, बच्चों के शरीर पे रेड रेड पैचेस हो जाते थे, रिंगो रिंगो रोजेस। तो मदर उनकी पॉकेट्स में फ्लावर्स डाल देती थी, फोजेस फ्लावर्स, जैसे हम कहते हैं तुलसी नीम या कुछ डाल दें, पॉकेट फुल ऑफ फोजेस। आशु आशु जब ज्यादा स्नीज करेंगे ऑल फॉल डाउन, तो उनकी डेथ हो जाती थी। बच्चों की भयंकर डेथ हुई थी उस इन्फ्लुएंजा में। और ये पोएम हमको उसका ना मीनिंग पता था ना उसका सिग्निफिकेंस पता था, हम सिर्फ उसको रट लेते थे अपने तरीके से। तो ये विदाउट अंडरस्टैंडिंग किसी चीज को एक्सेप्ट करना, उसको वो करना, क्योंकि वो इंग्लिश है तो उसको हम अपना रहे हैं। और जो चीजें अपनी भाषा में हैं, जो अच्छी हैं, जो हमें वैल्यूज देती हैं, जो हमें नॉलेज देती हैं, जो हमें अंडरस्टैंडिंग देती हैं, उनसे हम बिल्कुल कटते चले जा रहे हैं। फिर ये कि पेरेंट्स का बड़ा योगदान होता है, जो मदर सिखा सकती है, जो फादर सिखा सकते हैं। काफी फैमिलीज में ये इंग्लिश नहीं बोलने वाले हैं तो उनको ट्यूशन पे भेजते हैं। इतना कमर्शियलाइजेशन हो गया है। तो मेरे को लगता है, और तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है इससे लोगों में वैल्यूज भी आएंगी, नॉलेज भी आएगी। इसके अलावा
ये लोग जो है आत्मनिर्भर भी बनेंगे, क्योंकि जब इसमें आप देखते हैं स्किल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा इसमें प्रोविजन है कि बच्चों को स्किल दी जाएगी, 6th क्लास के बाद से ही बच्चों को स्किल्स दी जाएंगी। तो अगर कोई भी बच्चा है वो किसी चीज में इंटरेस्टेड है, वो उस काम को शुरू कर सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप का, जैसे हम कहते हैं ना, मेक इन इंडिया, स्किल इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, तो ये सारी चीजें जो है इस एजुकेशन पॉलिसी के जरिए वो होंगी। तो डिग्री पे ना होकर इन्होंने एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, ये जो एजुकेशन है, ये पूरे फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन, दिस एजुकेशन पॉलिसी विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे को ये लगता है कि इस एजुकेशन पॉलिसी से देश जो है वो सेल्फ रिलायंट भी होगा, आत्मनिर्भर भी होगा, बच्चों को, और इसके अलावा जो कमर्शियलाइजेशन जो हो रहा है एजुकेशन में, आप देखते हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो या तो पहले साइंस में चले जाते थे या आर्ट्स में चले जाते थे, ये इंटरडिसिप्लिनरी भी होगा। फिर एक और इसमें प्रोविजन है, पहले बच्चों की, कई लड़कियों की शादी हो गई, अभी फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, छूट जाते थे, तो किसी भी टाइम वो फिर से वहां तक की डिग्री या जो सर्टिफिकेट है उनको मिलेगा। ये नहीं कि आपने जो भी पढ़ाई की है वो वेस्ट नहीं जाएगी, और उसके बाद आप फिर से उसको कर सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो मेरे को सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा वो था कि हम बाहर के कैंपसेस को भी बुला रहे हैं। यहाँ पर कई लोग इसको गलत समझते हैं, पर मेरे को लगता है कि अगर किसी को ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए, इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए, इतना पैसा खर्च करके बच्चे बाहर जाते हैं, यहाँ पर रहेंगे, अपने ही देश में रहेंगे, अपनी ही सोसाइटी में रहेंगे, अपनी फैमिलीज में, और उनको बाहर का एक्सपोजर मिल रहा है, कम पैसे पे मिल रहा है, तो हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा। ग्लोबल एक्सपोजर, कंपैटिटिवनेस क्या होती है, वर्क कल्चर क्या होता है, ये इससे है जो हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत डेवलप होगा। तो मुझे लगता है कि जो ये, और इसके अलावा जो आस पड़ोस के जो जितने भी देश हैं वहां के बच्चे भी अट्रैक्ट होंगे। अगर स्टैनफोर्ड आती है, हार्वर्ड आती है, मेरे को पता नहीं कल क्या बर्कली आती है, कोई भी यूनिवर्सिटी का कैंपस आता है, तो उससे जो यूथ हमारे देशों में, हमारे देश में आएगी इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए, तो इससे हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो दूसरे हमारे पड़ोसी देशों के साथ बेहतर होंगे, क्योंकि यूथ जो है एक कनेक्शन का रोल प्ले करेगी इंडिया और अपने देशों के बीच में। क्योंकि अभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनका जैसे उनको बताया जाता है, जैसा मीडिया बताता है देश के बारे में, वैसा सोचते हैं। बट आई थिंक दिस एजुकेशन पॉलिसी विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडिया, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, डिप्लोमेटिक रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये एजुकेशन पॉलिसी काफी अच्छी रहेगी इंडिया के लिए। आपने तो इतना विस्तार में हर एक चीज को खोलकर बता दिया मैम, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह शिक्षा नीति, जहां तक मैं भी समझ पाई, कि यह जरूर भविष्य में एक सुनहरा, सबके लिए एक सुनहरा समय लेकर आएगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि इसमें परंपरा और आधुनिकता का बहुत खूबसूरत समन्वय है। हाँ 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 हाँ। इसके साथ मैं आपके लेखन पे थोड़ा बात करना चाहूंगी। आपकी दोनों पुस्तक, वॉर एज ए पॉलिटिकल वेपन इन द न्यूक्लियर एज और यूएस फॉरेन पॉलिसी इश्यूज एंड पर्सपेक्टिव्स, काफी चर्चित रही। इन पुस्तकों के बारे में हमारे मित्रों को कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, जब मैं यंग थी, मैंने 79 में एमए किया, तो उस टाइम 74 में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था इंडिया ने। इसको पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बोला जाता था। तो हम ये समझते थे कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, पीसफुल क्या होता है और वेपनरी क्या होता है। तो मेरी बड़ी जिज्ञासा थी, पर उन दिनों में इंडिया में इस पर रिसर्च करने की ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी। तो जब मैंने एमफिल शुरू किया, मैंने कहा कि मुझे न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में पढ़ना है। उस टाइम ज्यादा टॉपिक्स होते थे यूएनओ या नॉन अलाइनमेंट, तो मैंने कहा कि मुझे तो ये टॉपिक दिल्ली यूनिवर्सिटी में कभी किसी ने रिसर्च नहीं किया था। तो प्रोफेसर्स ने भी कहा कि आप इस पे क्यों करना चाहते हैं, पर एक प्रोफेसर थे वो कहते थे कि अगर ये करना चाहती है, चैलेंजिंग टॉपिक है और ये करना चाहती है, तो इसको चांस देना चाहिए। तो मैंने जेएनयू से कनेक्शन से थोड़ा सीखने के, वहाँ पे सी पॉट जो था वहां से थोड़े प्रोफेसर्स की कंसल्टेंसी से काम शुरू किया। और ये तो मैं जानना चाहती थी कि
न्यूक्लियर वेपन्स क्या हैं, इतने डिस्ट्रक्टिव क्यों हैं, कैसे सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे, और अगर ये ऐसी बात है तो ये बाकी सारे देश क्यों बनाते चले जा रहे हैं। 5 कंट्रीज हैव एक्वायर्ड न्यूक्लियर वेपन्स। तो इंडिया जो है विरोध करता है न्यूक्लियर वेपन्स का, फिर इसने पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन क्यों किया है। तो अभी तक न्यूक्लियर वॉर, पहली बार हिरोशिमा में न्यूक्लियर वेपन्स यूज किए गए, परंतु उसके बाद क्यों नहीं यूज हुए। कितनी सारी लड़ाइयां हुई, कोरिया, क्यूबा, वियतनाम, ये सब, पर इसमें क्यों नहीं न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल किए गए, हालांकि बोला गया कि हम वो कर सकते थे। तो ये सब क्वेश्चंस थे मेरे माइंड में, तो मैंने इस पे रिसर्च शुरू की और ये बहुत ही अच्छी रही। इसके लिए मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला। मैं फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट की गई और मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला। बेस्ट प्रोफेसर्स, बेस्ट एक्सपर्ट्स एंड बेस्ट स्कॉलर्स, बेस्ट फैसिलिटीज, और मुझे इससे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। और इसी को मैंने इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज के लिए भी, अब इसी मॉडल को मैंने इसके को लेकर मैंने इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशंस इन रिगार्ड टू कश्मीर, कि कश्मीर में जब भी कुछ बात होती थी तो लोग कहते थे न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, तो मैं कहती थी नहीं, न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी, डेटरेंस रहेगा। चाइना के साथ भी कभी भी अभी भी लोग कहते हैं अरे वॉर हो जाएगी, तो हमने कहा वॉर नहीं होगी क्योंकि न्यूक्लियर फैक्टर है। तो मैं ये जानना चाहती थी कि न्यूक्लियर वेपन्स का वॉर, युद्ध के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, न्यूक्लियर वेपन्स का इंटरनेशनल रिलेशंस पर क्या प्रभाव पड़ा। अगर इनकी यूटिलिटी नहीं है तो कंट्रीज क्यों बना रहे हैं। तो फिर देखा कि यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। जो भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स बनाता है उसका पावर प्रेस्टीज बहुत बढ़ जाता है। आज 5 यूएन के न्यूक्लियर जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो न्यूक्लियर कंट्रीज हैं। फिर देखते हैं कि अगर डायलॉग होता है, बार्गेनिंग होती है, डिप्लोमेटिक टॉक्स होते हैं, न्यूक्लियर पावर का हैंड अपर हैंड रहता है। तो ये सब चीजें देखते हुए मेरे को ये था कि मैं इसके ऊपर करूं। तो ये बुक बहुत ही पॉपुलर हुई और ये मेरे को फक्र है कि अमेरिका में कांग्रेस लाइब्रेरी वाशिंगटन डीसी में भी ये बुक है और इसको बहुत लोग रेफर करते हैं। और जो यूएस फॉरेन पॉलिसी है, ये एक पेपर हुआ करता था, एमए में पढ़ाती थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो उस टाइम यूएस फॉरेन पॉलिसी पे कोई वो उनके पास ऐसी बुक नहीं थी स्टूडेंट्स के पास कि क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम होता था, तो उनको लगता था कि इतना सारा कोर्स हम और इतने अलग अलग बुक से। तो मैंने ये बुक यूएस फॉरेन पॉलिसी उस समय लिखी थी जो कि बहुत ही पॉपुलर हुई। तो ये दोनों बुक्स जो है ये मैंने 90s में लिखी थी, 80s एंड 90s में, जो कि आज भी जो भी कुछ उसमें मैंने बुक लिखा है दे हैव यूनिवर्सल वैल्यू। आई एम वेरी हैप्पी। और इसी तरह आपके द्वारा संपादित दोनों पुस्तकों का शीर्षक ही बहुत कुछ कह जाता है। आपने 2 पुस्तकें एडिट की हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स इश्यूज एंड पर्सपेक्टिव्स, और दूसरा और भी आकर्षित करता है, इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप निभाने में भारत के योगदान को आपने बखूबी उभारा है, जहां तक मेरी जानकारी है। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथियों को इसके बारे में कुछ विस्तार से बताएं। हाँ जी, ये दोनों बुक्स जो हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस, ये क्योंकि मैं इंटरनेशनल रिलेशंस शुरू से मैं स्टूडेंट भी रही और उसके बाद रिसर्चर भी रही और उसके बाद प्रोफेसर भी रही। तो मैंने देखा कि इंटरनेशनल रिलेशंस में ज्यादा स्टूडेंट्स क्यों इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। ये देखा मैंने कि जैसे मैंने पढ़ा, जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते थे तो हम सिर्फ यूरोपियन वर्ल्ड वॉर्स के बारे में पढ़ते थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर या कोल्ड वॉर। तो इंडिया कनेक्ट नहीं हो पाता था इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो हम हमको एक कंट्री जो कि उससे प्रभावित है कि उनकी पॉलिसीज और हम प्रभावित, हमारा रोल क्या था इसके बारे में हमको कभी नहीं बताया गया। तो इंटरनेशनल रिलेशंस को वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से पढ़ाया गया कि वहीं से उसका उदय हुआ, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशंस डिसिप्लिन का वहीं से उदय हुआ, उन्हीं के बारे में पढ़े। जब वो लोग लिख रहे हैं तो वो तो अपने देशों के बारे में ही लिखेंगे, वो अपनी शक्ति कैसे बढ़ाए उसी के बारे में लिखेंगे, वो अपने देशों के बारे में लिखेंगे, वो इंडिया के बारे में। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लिखें कि हमारे देश का क्या योगदान है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। हमें लिखना होगा कि कौटिल्य
300 BC में कहा गया था, जो मैकियावेली ने 1100 में कहा। तो हमें तो खुद बताना होगा कि कौटिल्य जो वेस्टर्नर्स कहते हैं वो नहीं है जो कौटिल्य कहता था, कि पावर तो चाहिए पर वेलफेयर ज्यादा जरूरी है। सेना तो चाहिए पर वेलफेयर, जब तक वेलफेयर नहीं होगा, जब तक आंतरिक सुरक्षा शांति नहीं होगी, पाकिस्तान कितने भी वेपन्स बना ले, कितने भी न्यूक्लियर वेपन्स बना ले, जब तक आंतरिक स्थिरता नहीं होगी, इंटरनल स्टेबिलिटी नहीं होगी, लोग खुश नहीं होंगे, लोगों में संपन्नता नहीं होगी, तब तक वहां पर सिक्योरिटी आ ही नहीं सकती। तो सुरक्षा तो हम देखते हैं कि पुराने टाइम में जो कौटिल्य कह गए थे, ये सारे जो तृतीय विश्व, जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, इंडिया जैसे और भी देश हैं जो बाद में आजाद हुए, उन सब के लिए वो थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी बजाय कि रियलिस्ट थ्योरी जो मॉर्गन थी वगैरह ने दी। हम सब अंधाधुंध वेपनरी बनाने में और वॉर करने में और ये सब इन चीजों में लग गए। इंडिया नहीं वेपनरी बनाना चाहता था, पर चाइना और पाकिस्तान जैसे वो वेपनरी ले रहे थे और खतरा पैदा कर रहे थे, तो हमको भी बनानी पड़ी। तो डिप्लोमेसी, रिलेशंस, इन चीजों पर ज्यादा था। तो मैं ये चाहती थी जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, या इन लोगों को पता ही नहीं कि इंडिया was such a had 25% of share in the world trade, कि पहले हमारा सामान इतना ज्यादा जाता था कि विश्व का 1/4 जो ट्रेड था वो इंडिया से एक्सपोर्ट होता था। तो कोई उसका कहीं पे मेंशन नहीं है कि हमारा कितना बड़ा योगदान था। कोई ये बताने वाला नहीं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ग्रेट ब्रिटेन जीतता ही नहीं अगर इंडिया की फौजें, इंडिया का फूड, इंडिया की कंबल, इंडिया की वेपनरी, इंडिया का कितना ज्यादा योगदान था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितने हमारे सैनिक और घोड़े, हाथी और जानवर और खाना और जूट और ये सब, आप देखिए हमारे यहाँ फेमिन पड़ी हुई थी और हम कितना सामान वहां भेज रहे थे। तो अगर इंडिया नहीं ये सब सहायता करता तो वो ये कोई पढ़ाता, ये उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर या कोल्ड वॉर में भी आप देखिए कि नॉन अलाइनमेंट का कितना बड़ा योगदान है। तो हम जो है, हमें इन बुक्स में हमने इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंटरनेशनल रिलेशंस को लिखा है कि आप कोल्ड वॉर की बात करते हैं कि हम नहीं चाहते थे अमेरिका अगर साउथ एशिया में घुसा, तो इंडिया और पाकिस्तान जो है आज तक जो है कितना बड़ा उनमें गैप पैदा हो गया। अगर कोल्ड वॉर नहीं रही होती तो शायद इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं पड़ती। तो कोल्ड वॉर का प्रभाव हमारे देशों पर क्या हुआ और कैसे हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या कंट्रीब्यूशन है, इन चीजों को देखते हुए हमने इन बुक्स को लिखा है। और स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी टू रीड these books. Both books are very popular among students. जी, बहुत चर्चा सुनी है मैंने भी। और चलते चलते एक जिज्ञासा और रह गई मैम, कोरोना का संकट अभी तक टला नहीं है और इस संकट को ध्यान में रखकर ही ऑनलाइन क्लास अभी भी जारी है, मगर फिर भी कुछ कार्यालय खुल गए हैं, काम की मजबूरी तो है ही। तो ऐसे में कोरोना के बचाव को लेकर आप कोई सलाह देना चाहेंगी? कुछ सलाह। हाँ जी, देखिए कोरोना जब शुरू हुआ तो बिल्कुल लॉकडाउन हुआ। उस टाइम इंडिया में कोई मास्क लगाने के लिए भी तैयार नहीं था, कोई कुछ सुनने के लिए भी तैयार नहीं था। हम सिर्फ कह रहे थे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में ये हो गया, अमेरिका में ये हो गया, पर हम कुछ करने के लिए तैयार नहीं थे। तो शुरू में जो गवर्नमेंट ने काम किया उससे सब अवेयर हो गए हैं, सबको मास्क लगाने की आदत पड़ गई है, सबको पता चल गया है सैनिटाइज करना है बार बार, बाहर से आते हैं तो आपको पूरा नहाना है, कपड़े धोने हैं, आपको कैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, कैसे आइसोलेशन रखना है, कैसे किसी के घर नहीं जाना है, क्या ये सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। अब आपको ये भी पता चल गया 8 महीने में कि घर का खाना खाना है, आपको वेजिटेरियन फूड खाना है, आपको शुद्धता रखनी है, और ये भी है कि आपको किसी के घर विजिट नहीं करना है, किसी को बुलाना नहीं है, ये सब आपको सब पता चल गया है। 8 महीने में आपका अच्छा सा ओरिएंटेशन हो गया है। अब हमें तो एडमिनिस्ट्रेटर है, हमें तो रोज कॉलेज जाना पड़ता है, बहुत कुछ चल रहा है। हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की तो बाकी सब तो घर पे हैं, पर हमें तो शुरू करना पड़ा। ऑनलाइन एग्जाम्स भी हमने करेक्शन करने के लिए बुलाना पड़ा। अब इग्नू के एग्जाम्स भी कंडक्ट कराने पड़े। आजकल एडमिशंस चल रहे हैं तो हमें तो रोज जाना पड़ता है। अभी प्रमोशन का काम चल रहा है, तो इसमें हमने क्या किया, सब जगह सैनिटाइजर, जैसे आप कॉलेज कैंपस में एंटर करते हैं तो हैंड सैनिटाइजर्स और थर्मो, तो पहले मॉनिटर किया जाता है, थर्मो मॉनिटर कि आपका टेम्परेचर कितना है, और आपको हैंड सैनिटाइज कराए जाते हैं। फिर हमने सब जगह हैंड सैनिटाइजर्स, एटलीस्ट हमने 20 हैंड सैनिटाइजर्स, ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर्स हमने लगवाए हैं जगह जगह पे, जैसे लाइब्रेरी, जो भी जहाँ पर फुटफॉल ज्यादा हो वहां पर लगाए हैं, ताकि लोग अपने हैंड सैनिटाइज करते रहे। और इसके अलावा हमने ये डिसइंफेक्टेंट मशीन्स भी खरीदी हैं, ताकि डिसइंफेक्टेंट करते रहे हम सारे रूम, सारी स्पेसेस वगैरह को। और सोशल डिस्टेंसिंग का हम स्क्रीन पे चलाते हैं।
और बाकी बच्चों को भी हम कहते रहते हैं कि कम से कम कॉलेज में आए, फोन पे ज्यादा काम करें। प्रोफेसर्स को भी कहते हैं, अभी काफी प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए लोग एप्लीकेशन लाते थे फिजिकली, फिर वो नो सर्टिफिकेट चाहिए। आई सेड नो, यू हैव टू स्टे एट होम, जस्ट सेंड अस एन ईमेल कि आप ये प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं, वी विल सेंड यू नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑन योर ईमेल। तो हम चाहते हैं कि जो लोग जितने कम से कम, जिनको जरूरत है, सिर्फ वही लोग आए। फिर हमने कम कर दिया स्टाफ थोड़ा, जैसे लाइब्रेरी वगैरह में कम लोगों को बुलाते हैं, ऑल्टरनेट डेज पे बुलाते हैं, घंटे कम कर दिए हैं। तो हम सब कुछ चला रहे हैं बट विद इन लिमिट्स, ताकि सेफ्टी रहे और पूरी सिक्योरिटी रहे। सबकी सेफ्टी जो है वो बहुत जरूरी है। आपसे बातचीत करते हुए समय का पता ही नहीं चला और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें प्राप्त हुई। और तमाम व्यस्तताओं के बावजूद आपने अपना समय निकाला, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद मैम। Thank you very much. I thoroughly enjoyed talking to you and wish you all the best. Thank you very much. Thank you.